हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला सवाल है उसमें पूछा गया है कि एक हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। ठीक है, एट अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स फोकल लेंथ, यानी इसको फोकल लेंथ पे इसको प्लेस किया गया है। ठीक है, तो पूछा गया है कि द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, इमेज का पोजीशन क्या होगी हमें बताना है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रे डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बिना ऑप्शन देकर हम लोग इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बात समझ में आनी चाहिए कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन आपका अगर इन्फिनिटी में है, ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बनेगा? इमेज बनेगा फोकल लेंथ पर। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर फोकल लेंथ पर है तो इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक है, ये बात हम लोग को ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग रखते हैं इन्फिनिटी पर तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है? उसका जो इमेज होता है वो कहाँ बनेगा? फोकल लेंथ पर। ठीक है, यानी कि फोकस पर। हम लोग बोलेंगे कहाँ बनेगा? फोकस पर बनता है। ठीक है, यानी यहाँ पे इसका जस्ट ऑपोजिट पूछा गया है कि जब हम लोग यहाँ इट्स फोकल लेंथ यानी इसके हम लोग फोकस पे हम लोग रखेंगे तो कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारा जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। और जब इन्फिनिटी में बनता है तो बहुत ही ज्यादा लार्ज होता है, वेरी लार्ज। ठीक है, वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा इमेज बनता है, बहुत बड़ा इमेज बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि कॉनकेव मिरर इज मेड फ्रॉम, ठीक है, एक कॉनकेव मिरर को बनाया गया है एंड सरफेस ऑफ स्फीयर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया गया है? 18 सेंटीमीटर। यानी कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 18 सेंटीमीटर, यानी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमारा माइनस में होगा, 18 क्या होगा? माइनस में होगा। ठीक है, तो पूछा गया इसका फोकस क्या होगा? इसका फोकस क्या होगा? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। हम लोग यहाँ पे जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला कि F इज इक्वल टू क्या होता है? F इज इक्वल टू क्या होता है? R/2। तो R का वैल्यू कितना है? माइनस में 18 है। ठीक है, यानी -18/2 -9। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा हमारा? -9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि विच pH रेंज इज मोस्ट कंडक्टिव। ठीक है, विच pH रेंज इज मोस्ट कंडक्टिव ऑफ टू द लाइफ ऑफ फ्रेश वाटर प्लांट एंड एनिमल्स। फ्रेश वाटर को हम लोग एक्वेटिक भी कहते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर को क्या बोला जाता है? एक्वेटिक कहा जाता है। एक्वेटिक एनिमल्स, पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्वेटिक एनिमल्स, या कह सकते हैं एक्वेटिक प्लांट, यानी पानी में रहते हैं। तो डेली लाइफ से पूछा गया है कि जो हमारा पीएच रेंज होता है वो कितना होना चाहिए। तो फ्रेश वाटर में जो रहने वाले लोग, ह्यूमन बीइंग के लिए कह सकते हैं, तो हमारा जो पीएच का वैल्यू होना चाहिए वो करीब 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमारे पास कितना है? ऑप्शन नंबर ए। एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर पीएच का वैल्यू अगर लेस देन मान लीजिए 5.5 हो गया, ठीक है, लेस देन 5.5, तो यहां से दिक्कत क्या होता है? हमारा टीथ डीके हो जाता है। क्या शुरू हो जाएगा? टीथ डीके, यानी कि जो हमारे दांत है वो झड़ने शुरू हो जाते हैं पीएच वैल्यू अगर 5.5 से होता है तो। ठीक है, यानी कि उसका जो इनेमल होता है वो डैमेज होने लगता है। ठीक है, हमारे दांत का जो इनेमल होता है वो डैमेज होने लगता है, जिसके वजह से टीथ डीके शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि इफ द हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड, ठीक है, हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड विथ ब्लैक पेपर। अगर किसी भी लेंस को अगर मान लीजिए हम ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं तो इसका इमेज जो प्रोड्यूस होगा उसमें क्या फर्क पड़ेगा? जो हमारा इमेज प्रोड्यूस होगा उसमें क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर हम लोग इसको ढक देते हैं तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा? इसका जो ब्राइटनेस होगा, ठीक है, इसका जो ब्राइटनेस होगा ये लूज हो जाएगा। ठीक है, ब्राइटनेस इसकी कम हो जाएगी, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है
कि डिप्लेशन ऑफ ओजोन, ठीक है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन इज काउज्ड, डिप्लेशन ऑफ ओजोन यानी ओजोन लेयर का, ओजोन हम लोग क्या बोलते हैं O3, ठीक है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन जो होता है किसके वजह से होता है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है, ये किसके वजह से होता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारा करेक्ट आंसर है, इसको हम लोग CFC कहते हैं, यानी ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन होता है वो किसके वजह से होता है, तो बोलेंगे CFC की वजह से होता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। अगर इसके हम लोग फॉर्मूला की बात करेंगे, ऑप्शन तो हमारा ए आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करेंगे तो ये होता है CCl2CF2, ठीक है, हमारे पास CCl2F2 यानी कि डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन। इसका अगर नोमेनक्लेचर किया जाए, CFC का नोमेनक्लेचर किया जाए तो इसमें 2 क्लोरीन होते हैं, 2 फ्लोरीन होते हैं, यानी कि डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन। इसी को हम लोग फ्रियोन भी कहते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रियोन कहते हैं, ये हमारा फ्रियोन कहलाता है। CFC को हम लोग फ्रियोन भी कहते हैं, CFC को हम लोग डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें हमसे पूछा गया है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारे पास है, ठीक है, कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, तो उससे हमें रिलेटेड सवाल हमसे क्या पूछा गया है कि ऑर्गेनिज्म दैट सिंथेसाइजेस, ठीक है, वैसा ऑर्गेनिज्म जो कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को सिंथेसाइज करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा होता है वो होता है प्रोड्यूसर, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर, यानी अगर इसका हमसे केमिकल रिएक्शन हमसे पूछ देगा तो केमिकल रिएक्शन भी हम लोग बड़े आसानी से बता सकते हैं। यानी कि हमारे पास अगर मान लिए CO2 है, ठीक है, हमारे पास क्या है CO2 प्लस H2O, तो अगर हम लोग यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो एनर्जी बनता है ना, क्या बनता है, एनर्जी बनेगा, फिर और क्या बनता है, H2O बनता है, और क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। किसके प्रेजेंस में, तो सनलाइट के प्रेजेंस में। ये हमारा सनलाइट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, तो बनता है एनर्जी, ठीक है, एनर्जी C6H6, ठीक है, C6H12O6। तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे क्या, C6H12O6, ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मूला हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हो जाएगा प्रोड्यूसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, पूछा गया है कि 10%, ठीक है, 10% ऑफ द एनर्जी अवेलेबल, ठीक है, 10% ऑफ द एनर्जी अवेलेबल, जो भी हमारे पास एनर्जी अवेलेबल होते हैं किसमें, तो बोलेंगे ट्रांसफर फ्रॉम द ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो नेक्स्ट इकोसिस्टम में जाता है, नेक्स्ट लेवल पे जाता है, तो कहा जाता है कि कौन सी एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर होती है, किस तरह की एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर होती है। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो इसको बोला जाता है 10% लॉ, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, 10% लॉ। और इस 10% लॉ को किसने दिया था, ठीक है, तो 10% लॉ जो था उसको जो दिए हुए थे लिंडमान, वैज्ञानिक का नाम क्या हमारे पास है, लिंडमान, इन्होंने दिया हुआ था 10% रूल, यानी 10% एनर्जी जो होगा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कन्वर्ट होती है। तो पूछा यह गया है कि आखिर किस प्रकार की एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर होती है, तो बोलेंगे केमिकल एनर्जी, ठीक है, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि द कलर ऑफ वाटर इन द डीप सी, ठीक है, द कलर ऑफ द वाटर इन द डीप सी अपीयर्स ब्लू, अपीयर्स ब्लू, किस वजह से होता है, ठीक है, बोला गया है कि द कलर ऑफ वाटर इन द डीप सी अपीयर्स ब्लू ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, तो बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना का जो स्टडी किया गया था वो हमारे इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा भी किया गया था, उनका नाम है सर सीवी रमन, ठीक है, सर सीवी रमन, इन्होंने रमन इफेक्ट का डिस्कवरी किया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो कलर ऑफ वाटर जो होता है डीप सी में वो ब्लू हो जाता है, मतलब ब्लू होता नहीं बल्कि ब्लू लगता है, ब्लू अपीयर्स होता है, इसका कारण क्या है, तो बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हेन लाइट एंटर्स, ठीक है, व्हेन लाइट एंटर्स, लाइट जो है
एंटर करता है, कहाँ से एंटर करता है, हमारे आंख में, ठीक है। लाइट जब एंटर करता है कहाँ पर, तो बोलेंगे हमारे आंख में लाइट जब एंटर करता है, तो पूछा गया है कि कौन सा, किस जगह पर रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, किस जगह पर रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन टेक प्लेस, तो हम लोग बोलेंगे ये जो हमारे पास कॉर्निया होती है, ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में स्वच्छ मंडल भी कहते हैं, ठीक है। कॉर्निया को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वच्छ मंडल, ठीक है। यानी कि ज्यादातर जो रिफ्रैक्शन होता है, यानी अपवर्तन की घटना होता है, वो कहां पर होता है, कॉर्निया में, ठीक है। कहां पे होती है, कॉर्निया में। और हमारे जो ह्यूमन आई होती है उसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। ह्यूमन आई में कौन सी लेंस होती है, तो बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस होती है, ठीक है। चलिए, तो हमारा स्वच्छ मंडल करेक्ट आंसर हो गया। अगर आइरिस पूछा जाएगा तो आइरिस हमारे पास क्या होता है, तो कलर पार्ट, हमारे आंख का जो कलर पार्ट होता है वो क्या होता है, रंगीन भाग को हम लोग आइरिस कहते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर रिफ्रैक्शन हमारे आंख के किस भाग में होता है, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसमें पूछा गया है इफ टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है, पूछा गया है कि इफ टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ओम एंड 4 ओम, बोला गया है दो हमारे पास रजिस्टर है, 2 ओम का और 4 ओम का, अगर उसको बैटरी से कनेक्ट किया गया, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट किया गया है, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऑप्शन में देखेंगे कि कॉम्बिनेशन हमारा सीरीज में रहता है या पैरेलल में रहता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर चेंज होता है, ठीक है। तो बोला गया कि 2 रजिस्टर्स हैं, एक हमारे पास 4 ओम का है, दूसरा हमारे पास 2 ओम का है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन करेक्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक करना शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन में ये पूछा गया है कि आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन करेंट विल फ्लो थ्रू देम। देखिए इस ऑप्शन का कोई मतलब नहीं, कारण कि उसको आप चाहे पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए या फिर सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, या सीरीज में कनेक्ट करेंगे या फिर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे लेकिन करंट तो फ्लो करेगा ही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का कोई मतलब नहीं है, करंट हमेशा फ्लो करेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन दिया गया है, नेक्स्ट ऑप्शन में है आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर उनको सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तो सेम करंट फ्लो करेगा, ठीक है, सेम करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए सीरीज में एक हमारे पास कितना है, 2 ओम का दिया गया है, दूसरा हमारे पास कितना है, 4 ओम का दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो करंट हमारे पास होंगे वो सेम फ्लो करेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो सेम फ्लो करता है, ठीक है, जबकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही लग रहा है, ठीक है। हमारे पास तीसरे ऑप्शन भी हमारे पास दिया गया है, वो हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब सीरीज में हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो दे विल हैव द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ये बिल्कुल गलत है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा। अगर मान के चलिए पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, लेकिन इसमें करंट अलग अलग हो जाएगा। सीरीज में करेंगे तो करंट सेम होगा, ठीक है। तो इसमें बोला गया सेम पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोला, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो सीरीज में अगर कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास सेम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, बल्कि डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी हो गया गलत। नेक्स्ट हमारे पास डी है कि अगर उनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है V इंटू आई, एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है V स्क्वायर बाई आर, एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है यहाँ पर I स्क्वायर इंटू आर, ये हमारे पास क्या है, पावर का फॉर्मूला है, ठीक है, पावर का फॉर्मूला। अगर हमसे पूछेगा एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी या हीट का फॉर्मूला, तो हम लोग क्या बोलेंगे, P इंटू टी बोलेंगे, यानी पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम हमारा हीट होता है, वर्क डन या एनर्जी होता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिए, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि जो यूनिट होता है इलेक्ट्रिक पावर का क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई, तो V का होता है वोल्ट, V का क्या होता है, वोल्ट, ठीक है।
और आई का होता है एम्पियर, यानी हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट एम्पियर। पावर का वोल्ट एम्पियर या इसी को हम लोग वाट कहते हैं, वोल्ट एम्पियर को हम लोग क्या बोलेंगे, वाट कहते हैं। यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास हम लोग यहाँ पर पावर के बारे में बात करें ना, तो V इंटू आई का फॉर्मूला हमने लगा दिया। और अगर मान लीजिए हमारे पास कभी कभी क्या होता है, V का हम लोग से फॉर्मूला पूछता है तो बोलते हैं वर्क डन बाय चार्ज। क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय चार्ज। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला होता है, यानी कि जूल पर यूनिट चार्ज। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर यूनिट चार्ज। और सिंबल क्या होते हैं वोल्ट का, तो बोलेंगे W/Q। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा हम लोग चेक करेंगे। हमसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पावर दिया गया है। ठीक है, हमारे पास पावर है तो हम लोग पावर का फॉर्मूला यहाँ पे जानते हैं, P इज इक्वल टू क्या होता है 1/F। ठीक है, 1/F। तो पूछा गया है कि पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ कितना हमारे पास है 0.5 है, 0.25। ठीक है, तो 0.25 अगर दिया गया है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर पावर का वैल्यू हमारे पास मान लीजिए 4 रखते हैं। ठीक है, पावर का वैल्यू कितना हमारे पास है 4, यहाँ पे हमारे पास 1 है और F का वैल्यू 0.25 है, यानी कि डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर में डबल जीरो चला जाएगा, हो गया 25। यानी 25 से कितने बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। यानी LHS इक्वल टू RHS। P का वैल्यू 4 डायोप्टर हम लोग रखते हैं। अब फोकल लेंथ हमारे पास कितना है 0.25 है, 0.25 मीटर। यानी ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो गया, तो बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। एक चीज यहाँ पे ध्यान देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सुधार की जरूरत पड़ेगी कि इसमें भी ऑप्शन वही दे दिया है, ऑप्शन ए और बी सेम ही दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को ऐसा कर सकते हैं कि माइनस मानकर चलते हैं एक ऑप्शन को, कि माइनस हमारे पास है तो कभी भी कॉन्वेक्स लेंस में तो माइनस हो नहीं सकता। एक बात का ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम पावर की बात करेंगे ना तो माइनस रहेगा पावर, यानी कि कॉन्केव लेंस हो जाएगा। अगर प्लस रहेगा पावर तो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, है ना। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। तो कुछ इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा जो है गड़बड़ दे दिया है, एक जगह पे प्लस एक जगह पे माइनस होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे एसआई यूनिट। अगर आपसे पूछेगा, है ना, तो एसआई यूनिट अगर ध्यान से आप देखेंगे तो एसआई यूनिट पावर का क्या होता है, डायोप्टर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास पूछा गया है मिरर के लिए। ठीक है, तो एम इज इक्वल टू क्या होता है, तो बोलेंगे -V/U। मिरर के लिए जो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है वो होता है -V/U। तो पूछा गया है कि मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है वो कितना होगा, किसके लिए, तो रियर व्यू मिरर के लिए। रियर व्यू मिरर का मतलब क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में लोग चेक करना है तो सबसे पहले एक बात समझेंगे कि रियर व्यू के केस में छोटा इमेज बनता है। तो छोटा इमेज बनता है, इसका मतलब है कि एम का वैल्यू हमारे पास होना चाहिए लेस देन 1। एम का वैल्यू कितना होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। कारण ये भी है कि यू जो हमारे पास ग्रेटर देन भी होता है, यू जो होता है ग्रेटर देन व्यू, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है ज्यादा और इमेज का डिस्टेंस क्या होता है कम। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखेंगे हमारे पास, तो हमारे पास जो HO होता है, ठीक है, HO यानी ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वो इमेज का साइज से बड़ा होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज जो होता है इमेज का साइज से बड़ा होता है। उसी प्रकार ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है इमेज डिस्टेंस से बड़ा होता है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि भी हमारे पास छोटा है, HI हमारे पास छोटा है, यानी सीधा हम लोग कह सकते हैं कि जो एम का वैल्यू होना चाहिए वो लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन 1। और इसका जो हमारे पास मैग्निफिकेशन होगा वो प्लस में होगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन होगा प्लस में, क्योंकि यहाँ पे कौन सा है, तो बोलेंगे रियर व्यू मिरर यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा गया है कि द सन रेज इंसिडेंट ऑन, ठीक है, द सन रेज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर। एक हमारे पास सन रेज है जो इंसिडेंट करता है कहां पर, कॉनकेव मिरर पर। ठीक है, और बोला गया है कि कन्वर्ज करता है कितने डिस्टेंस पर, तो बोलेंगे 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पर। तो पूछा गया है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया जाना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया जाना चाहिए
कि इमेज का जो साइज होगा वो सेम होगा किसके तुलना में, तो ऑब्जेक्ट का साइज के तुलना में। यानी पूछा गया सीधा सीधा तौर पे कि हमें रे डायग्राम का पोजीशन भी दिखाना है यहाँ पर कि सेम साइज के लिए, तो सेम साइज के लिए हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम साइज के लिए क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस करेंगे। तो डायग्राम आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखेंगे, ये हमारे पास पोल होता है, यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इस तरह से कोई अगर मान लीजिए पैरेलल लाइन हमारे पास जा रहा है, ठीक है, इस तरह से पैरेलल लाइन हमारे पास जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये हमारे पास कहां से पास करेगा, तो बोलेंगे फोकस से पास करेगा। कहां से पास करेगा, फोकस से। तो बोला है कि जो फोकल लेंथ कितना है, 15 है। फोकल लेंथ कितना है, 15 दिया हुआ है। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तभी तो सेम साइज का बनेगा। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। जो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि रेडियस, ठीक है, रेडियस कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। यानी मतलब है कि ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर की दूरी में हमको रखना चाहिए। फोकल लेंथ का दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी P से F का दूरी कितना है हमारे पास, तो बोलेंगे 15 सेंटीमीटर। तो P से F का दूरी, P से C का दूरी कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। यानी 30 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ये तो गलत है। अगर 15 सेंटीमीटर की दूरी पे ही आप रख देते हैं, यानी फोकस में रखेंगे, तो जब फोकस में रखेंगे तो इन्फिनिटी में इमेज बन जाएगा, तो सेम साइज नहीं बनेगा, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल सही है, 30 सेंटीमीटर की दूरी में होना चाहिए, लेकिन हमारा यू जो होगा माइनस में होगा, माइनस 30 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, माइनस 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है बिटवीन पी, यानी कि हमारे पास 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत हो गया। इसमें बोला गया है कि सी और एफ, यानी ऑप्शन सी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है ऑप्शन नंबर डी कि एट अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर के ज्यादा दूरी में अगर हम रखेंगे तो हो सकता है हमारे पास ये कहां बन जाए, तो बोलेंगे बियॉन्ड सी बन सकता है, या फिर कहां बन सकता है, तो बोलेंगे इन्फिनिटी। कहां बन सकता है, इन्फिनिटी। यानी ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस विल टेक प्लेस। कौन सा केमिकल रिएक्शन यहां पर होगा। सबसे पहले आपको रिएक्शन देखकर ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड है, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज। तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले क्या आता है, पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, ठीक है उसके बाद क्या आता है, कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर हमारे पास क्या आता है, एल्युमिनियम, ठीक है। उसके बाद आता है जिंक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, तो बोलेंगे फेरस। एक हमारा टीन भी यहाँ पे रहता है। उसके बाद हमारा आता है पीबी, फिर हमारे पास क्या आता है, हाइड्रोजन। उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे तो कॉपर आ जाता है। उसके बाद आ जाता है Hg। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर Ag, और लास्ट में हमारे पास क्या आता है, तो बोलेंगे Au। हमने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो हमारे पास मेटल है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में हमने अरेंज किया है। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले क्या है, पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। उसके बाद आता है फेरस, लोहा। उसके बाद टीना यानी कि Sn, ठीक है। उसके बाद पीबी यानी कि लीड, फिर हाइड्रोजन, उसी प्रकार कॉपर, मरकरी, है ना। और साथ में आता है हमारे पास Ag और Au। लास्ट में क्या होगा, हमारा Au होगा, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, Au होगा, यानी कि सोना। ये हम लोग को रिएक्टिविटी ऑर्डर ध्यान में होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो आंसर बहुत आसानी से बना देंगे आप, ठीक है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे कि जो फेरस है, ठीक है, जो फेरस है, ठीक है, फेरस है, उसका रिएक्टिविटी कम होता है, यानी ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। फेरस का रिएक्टिविटी जिंक के तुलना में भी कम होता है, यानी इसमें भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। लीड का रिएक्टिविटी जो होता है मैग्नीशियम से मतलब कम होता है, मतलब यहाँ पे नो रिएक्शन। इसमें क्या बोलेंगे, नो रिएक्शन। क्या बोलेंगे, नो रिएक्शन। तो ऑप्शन सी भी आपका क्या हो गया, गलत। यानी 3 ऑप्शन जब आपका सही नहीं है, यानी चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकमात्र ऑप्शन जो कि है सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट। अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहां से आपका बनेगा फेरस सल्फेट। क्या बनेगा, फेरस सल्फेट। और साथ में कौन सा
मेटल अलग हो जाएगा तो बोलेंगे कॉपर। तो कॉपर का एक्सट्रैक्शन के लिए भी इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज हम लोग कर सकते हैं। तो अगर ये एक्टिविटी सीधे आपको पता है तो करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि इन द रिएक्शन बिटवीन, ये हमारे पास रिएक्शन दिया गया, ठीक है, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में हमारे पास रिएक्शन होता है, ठीक है। कंपाउंड जेड इज फॉर्म्ड, हमारे पास एक्स है और क्या है, वाई है। अब दोनों में रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, जेड बनता है। पूछा गया है कि जो एक्स जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यानी एक्स तो मेटल हो जाएगा। अगर एक्स इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो एक्स क्या हो जाएगा, मेटल। और वाई जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वाई क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। एक्स हमारे पास मेटल है, वाई हमारे पास नॉन मेटल है। तो जब एक मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो कैसी कंपाउंड बनती है, तो बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। किस तरह कंपाउंड बनेगी, तो बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मेटल, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नॉन मेटल्स। यानी एक्स मेटल है, वाई नॉन मेटल है, यानी मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो जेड हमारे पास क्या है, आयनिक कंपाउंड है। जेड क्या है, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अब सवाल में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन, कौन सा प्रॉपर्टीज में शो नहीं किया जाएगा, मतलब आयनिक कंपाउंड कौन से प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। तो हम लोग ऑप्शन यहां पे देखते हैं आयनिक प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाँ हाई मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास होता है, यानी ये शो किया जाता है। लो मेल्टिंग पॉइंट ये शो नहीं किया जाता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड काइनेटिक, काइनेटिक नहीं मोल्टेन होना चाहिए। यहां पर काइनेटिक की जगह आप यहां पे सुधार कर लेंगे, क्या हो जाएगा, मोल्टेन, ठीक है, मोल्टेन स्टेट। तो मोल्टेन यानी गीला, नमी, मॉइस्चर वाला। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यानी कि ऑप्शन सी भी आपका हो सकता है। फाउंड इन द सॉलिड स्टेट, जो जनरली आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किस स्टेट में पाए जाते हैं, आयनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। यानी तीन चीजें यहाँ जो है जेड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, है ना, तीन कैरेक्टरिस्टिक दिखाया जाएगा। तो यानी कि लो मेल्टिंग पॉइंट इसका नहीं होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए हाई, यानी ये प्रॉपर्टी जेड के द्वारा नहीं शो किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, हमारे पास तीन एलिमेंट दिए गए हैं, एक्स वाई जेड, और तीनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं। एक चीज यहाँ पे थोड़ा आप करेक्शन यहाँ पे करेंगे, इस तरीका से लिखने का तरीका ये गलत है। पहले 5 आप नहीं लिख सकते, इसको हम ऑप्शन को चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। हम कर दे रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन को 2 8 4, ठीक है। मतलब एक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2 8 4 कर दिया। 5 8 नहीं लिख सकते, वो लिखने का बोर्स एटॉमिक थ्योरी में नहीं है कॉन्सेप्ट, ठीक है। यानी कि एक्स का अगर 2 8 4 हो गया, यानी कि एटॉमिक नंबर उसका कितना है, 14। एक्स का एटॉमिक नंबर 14। वाई देखेंगे 2 8 7 है, यानी एटॉमिक नंबर 17 हो जाएगा। जेड देखेंगे तो 2 8 2 है, एटॉमिक नंबर 12। तो 14 किसका होता है, तो बोलेंगे सिलिकॉन का। 17 में कौन आता है, क्लोरीन। और 12 में कौन आता है, मैग्नीशियम आता है, ठीक है। यहां तक बातें सबको समझ में आ रही होगी। यानी सिलिकॉन हमारे पास क्या है, तो बोलेंगे मेटलॉइड है। सिलिकॉन क्या है, मेटलॉइड है। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। और मैग्नीशियम क्या है, तो बोलेंगे मेटल है। मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, ठीक है। ये सारी बातें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब हम लोग ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ऑप्शन देखेंगे कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें हम लोग यहां पर देखते हैं, एक्स इज मेटल, एक्स इज मेटल। हमसे क्या पूछा, एक्स इज मेटल। तो एक्स हमने किसको देखा, एक्स का एटॉमिक नंबर हमने बोला 14, यानी एक्स मेटल नहीं है। एक्स क्या है आपका, मेटलॉइड है। वाई इज नॉन मेटल, वाई क्या था, क्लोरीन था। वाई क्या था, क्लोरीन था, यानी वाई क्या है, नॉन मेटल है। वाई क्या है, नॉन मेटल, यानी ऑप्शन बी भी आपका गलत हो गया, ठीक है। जेड इज नॉन मेटल, ठीक है, जेड इज नॉन मेटल। जेड में मैग्नीशियम था, तो मैग्नीशियम हमारे पास मेटल होता है, यानी ऑप्शन सी भी आपका गलत हो गया, ठीक है। वाई इज नॉन मेटल, वाई क्या है, क्लोरीन है। वाई क्या है, क्लोरीन। और जेड क्या है, मैग्नीशियम। जेड था मैग्नीशियम। और एक्स आपके पास क्या था, तो बोलेंगे सिलिकॉन हमने लिया हुआ था। एक्स क्या लिया था, सिलिकॉन। यानी वाई इज नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल है। जेड इज मेटल, यानी मैग्नीशियम मेटल है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये हम लोग सिर्फ एमसीक्यू के कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं, बल्कि आपका थ्योरेटिकली भी बहुत ज्यादा ये काम आने वाला है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पे देखेंगे बोला गया है कि मेटल जनरली फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। जो मेटल जो होते हैं बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। मेटल जनरली क्या होते हैं? बेसिक ऑक्साइड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मेटल जब रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो मेटालिक ऑक्साइड बनता है। तो मेटालिक ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। मेटालिक ऑक्साइड क्या हो जाएंगे? बेसिक। जबकि मान लीजिए नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल, ये जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? एसिडिक ऑक्साइड। कैसा बनाता है? एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। अब लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पूछा यह गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्स एम्फोटेरिक, कौन से इसमें मेटल ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक, ठीक है, जो क्या करते हैं? तो बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? जो बेसिक भी फॉर्म कर सकता है और एसिडिक भी फॉर्म कर सकता है, ठीक है, एसिडिक भी फॉर्म कर सकता है, जिनका नेचर दोनों तरीका से हो सकता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब जिसका नेचर बेसिक भी हो सकता है और एसिडिक भी हो सकता है। तो ऐसे हमारे पास दो ही ऑक्साइड हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं एनसीईआरटी में। एक हमारे पास होता है जिंक ऑक्साइड और दूसरा होता है हमारे पास Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड। एक ऑप्शन होता है हमारे पास जिंक ऑक्साइड और दूसरा ऑप्शन क्या होता है? तो बोलेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो पूछा गया है कि कौन सा मेटल जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो एक तो जिंक बना सकता है, एक बना सकता है एल्युमिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर जिंक भी ऑप्शन में दिया रहता, एल्युमिनियम भी ऑप्शन में दिया रहता है तो हम लोग क्या बोलते कि हमारा दोनों का दोनों ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन हमसे पूछा यह गया है कि सिर्फ यहाँ पे एल्युमिनियम ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जनरली नॉन मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो बोलेंगे नॉट कंडक्टर, ठीक है, नॉट कंडक्टर। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं कंडक्टर नहीं होते हैं, लेकिन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा इसमें है जो नॉन मेटल है लेकिन गुड कंडक्टर भी है। नॉन मेटल भी है और गुड कंडक्टर भी है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग बोलेंगे ग्रेफाइट। क्या बोलेंगे? ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का ही एलोट्रोप होता है, ठीक है, कार्बन का ही एलोट्रोप होता है, माने कार्बन का ही एक रूप होता है। ये कार्बन का ही एक रूप होता है। डायमंड बोलेंगे, ग्रेफाइट बोलेंगे या बकमिस्टर फुलरिन बोलेंगे, ये सारे क्या होते हैं? तो कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है, और ये कार्बन के ही एक रूप होते हैं। तो उसमें डायमंड जो सबसे हार्डेस्ट है, ठीक है, डायमंड क्या है? सबसे हार्डेस्ट मटेरियल। लेकिन ग्रेफाइट जो हमारे पास होता है सॉफ्ट मटेरियल होता है। और ग्रेफाइट कहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा? हमारे पास जो पेंसिल होती है ना, उसमें ग्रेफाइट दिखता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर, नॉन मेटल है फिर भी गुड कंडक्टर है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, हमारे पास एक चीज यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास ये हमने 3 को यहाँ पे तीर मार दिया। सल्फर को अगर कटिंग कर देंगे यहाँ पर तो डायमंड ग्रेफाइट और फुलरिन ये क्या है? तो ये सब कार्बन के एलोट्रोप हैं, ये कार्बन के ही रूप होते हैं, ठीक है, ये कार्बन के ही रूप होते हैं, ठीक है। सल्फर को छोड़कर बाकी तीनों क्या है? कार्बन के ही एलोट्रोप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिकल वायर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव लेयर ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है, लेयर्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। बोला है कि जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उसमें इंसुलेटिंग मटेरियल यानी कि वायर को जो कवर किया जाता है, ठीक है, जो कवर किया जाता है वो कवर किस मटेरियल का बना जाता है? तो बोलेंगे पीवीसी। पीवीसी का मतलब क्या होता है? तो बोलेंगे पोली विनाइल, ठीक है, पोली विनाइल क्लोराइड। इसका क्या होता है? तो बोलेंगे पोली विनाइल क्लोराइड। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल वायर्स के जो कवर होते हैं किससे बने हुए होते हैं? पीवीसी से। आप सुने होंगे पीवीसी पाइप यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड। इसमें से कौन जो है वो मिनरल एसिड नहीं है, ठीक है, इसमें से कौन मिनरल एसिड नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे एक देखते हैं मिनरल एसिड और दूसरा हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड। एक हमारे पास क्या होता है? मिनरल एसिड और दूसरा क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड। दो तरह से हम लोग एसिड को देखते हैं। तो जनरली जो ऑर्गेनिक एसिड होती है, ठीक है, जो हमारा ऑर्गेनिक एसिड होती है उसको हम लोग जो प्लांट वगैरह से पाते हैं, कहाँ से पाते हैं? प्लांट से पाते हैं। और कहाँ से पाते हैं? एनिमल से। प्लांट और एनिमल से जो हम लोग एसिड पाते हैं जनरली उनको ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है। अब मिनरल एसिड का मतलब क्या है?
इनको लैब में सिंथेसिस किया जाता है, यानी प्रिपरेशन इसका जो होता है लेबोरेटरी में किया जाता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मिनरल एसिड। क्या बोला जाएगा? मिनरल एसिड बोला जाएगा। ठीक है, आप समझ चुके हैं दोनों में डिफरेंस। अब हम लोग आंसर यहां पर देंगे। ठीक है, बोला गया है कि कौन इसमें से मिनरल एसिड नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका मिनरल है, लैब में बनाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 ये भी लैब में बनाया जाता है, आपका ये हो गया। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे देखते हैं नाइट्रिक एसिड, ये भी आपका मिनरल है, HNO3 यानी हाइड्रोजन नाइट्रेट, ये भी आपका मिनरल एसिड है। यानी यहाँ पे बोलेंगे सिट्रिक एसिड, ये हमारे पास क्या हो गया? सिट्रिक एसिड है। तो सिट्रिक एसिड क्या है? तो बोलेंगे नॉट अ मिनरल एसिड। सिट्रिक एसिड जो है ऑर्गेनिक एसिड है। कहाँ है? ऑर्गेनिक एसिड होता है जो फूल पौधों में भी पाए जाते हैं, अलग अलग फूल अलग अलग पौधे में भी पाया जाता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सिट्रिक एसिड हो जाएगा। एक चीज मैं यहाँ पे साथ साथ आपको बता दे रहा हूं कि आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड, तो एनसीईआरटी से आप एक चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। आपके पास वहां पे दिया गया सोर्स ऑफ एसिड, टॉपिक का नाम क्या है? सोर्स ऑफ एसिड। एनसीईआरटी में आपको एक टेबल दिखेगा, उस टेबल को बढ़िया से आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसमें सोर्स ऑफ एसिड है, यानी कौन से एसिड कहाँ पे पाए जाते हैं, आप बढ़िया से उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि वो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसमें हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। इसमें से कौन जो है बेस नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। देखिए बेस क्या होता है? मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ये बेस होते हैं। मेटल के हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? बेस, यानी आपका बेस हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आपका क्या है? बेस है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी आपका क्या है? बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी आपका क्या है? बेस है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है, S फॉर स्ट्रॉन्ग। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? वीक, W है ना, वीक होता है। यानी तीनों का तीनों क्या है? बेस है। ठीक है, क्या बोला है? बेस है। ऑप्शन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस, कौन बेस नहीं है। ठीक है, तो बेस यहाँ पे कौन नहीं? ऑप्शन नंबर डी, ये तो आपका अल्कोहल है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? अल्कोहल है। 2 कार्बन का है तो इसीलिए बोलेंगे इथेनॉल। ठीक है, 2 कार्बन का इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? इथेनॉल बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, ये आपका बेस नहीं है बल्कि क्या है? अल्कोहल है। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। अगला सवाल में हमसे पूछा गया है कि वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर, बोला गया है कि जो बेकिंग पाउडर है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, 2 कंपोनेंट। एक कंपोनेंट का जो आपका नाम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। एक जो कंपाउंड हमारे पास है वो हमारा बेकिंग सोडा है। ठीक है, बेकिंग पाउडर में क्या क्या मिला रहता है? तो एक मिलता है बेकिंग सोडा। क्या मिलता है? बेकिंग सोडा, यानी कि NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बोला है कि दूसरा कंपोनेंट कौन होगा? तो दूसरा कंपोनेंट इसका होता है टार्ट्रिक एसिड। पहला कंपोनेंट आपका हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? तो बोलेंगे टार्ट्रिक एसिड। यानी बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड जब आपस में मिले हुए रहते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग पाउडर। ठीक है, क्या बोलेंगे? बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर किसका मिक्सचर होता है? तो बेकिंग सोडा का और टार्ट्रिक एसिड का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं। आपको केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है? HCl होता है। उसी प्रकार एसिटिक एसिड का क्या होता है? CH3COOH, इसी का इथेनोइक एसिड भी कहते हैं हम लोग। और सल्फ्यूरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ, यानी हमें अपनी दांत को, ठीक है, हमें अपनी दांत को बड़ा ही प्रॉपर तरीका से रेगुलर हम लोग को ब्रश करना है टूथ डीके से बचाने के लिए। दांत झड़ने से अगर बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें जो है इसको रेगुलरली धोना पड़ेगा, दांत को धोना पड़ेगा, सफाई करनी होगी ब्रश से। तो बोला गया है कि जो टूथपेस्ट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? तो बोलेंगे बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है टूथपेस्ट का नेचर? तो बोलेंगे बेसिक, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। टूथपेस्ट का जो नेचर होता है वो क्या होता है? बेसिक होता है। ठीक है, हमारे दांत कैसे बने होते हैं? तो कैल्शियम से बने हुए रहते हैं। तो जब पीएच वैल्यू अगर मान के चलिए आपका
पीएच वैल्यू जो है लेस देन 5.5, ठीक है, 5 से 5.5, 5.5 से अगर कम पीएच वैल्यू हो जाएगा तो हमारे टूथ में जो एनेमल होते हैं, है ना, उसकी मात्रा क्या होती है, घटने लगती है। इसके वजह से दंत क्षय रोग होता है, यानी कि टूथ डीके शुरू हो जाता है। तो टूथपेस्ट का नेचर कैसा होता है, तो बोलेंगे बेसिक नेचर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कोरोसिव का तो कोई मतलब नहीं है, दांत में कभी जंग नहीं लगता है, ठीक है, तो कोरोसिव यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिक्स किया जाता है किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है। हमारे पास क्या दिया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और दूसरा दिया है एसिटिक एसिड को मिक्स किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, NaHCO3, NaHCO3, और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, आपका एसिटिक एसिड है। तो बोला गया है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक एसिड के साथ मिक्स किया जाता है तो एक गैस इवॉल्व होता है, ठीक है, एक कौन सा गैस निकलता है, ठीक है। तो बोला गया है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू। अब ये रिएक्शन बोला है, हम लोग रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बात यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा मेटल का बाइकार्बोनेट है, ये मेटल का क्या है, बाइकार्बोनेट, और ये हमारे पास क्या है, एसिड है। तो मेटल के बाइकार्बोनेट और एसिड जब कभी भी रिएक्शन हमारे पास करते हैं तो मेटल का सॉल्ट बनेगा, ठीक है, मेटल का क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, ठीक है, सॉल्ट बनता है हमारे साथ। और हमारे पास क्या बनता है, तो बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बनता है, तो बोलेंगे वाटर बनेगा। ये रिएक्शन आपको हमेशा ध्यान में होना चाहिए कि जब कभी भी मेटल का कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करे, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड है चाहे वीक एसिड है, तो क्या बनेगा, मेटल का सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, तो बोलेंगे H2O बनेगा। तो कौन सा गैस रिवॉल्व होगा, तो बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं कि स्टेटमेंट कौन यहाँ पर सही है। रिएक्शन आप समझ चुके होंगे, अब ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन पे आते हैं, तो हमारे पास देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन पहला है कि 8 टन्स, ठीक है, 8 टन्स वाटर मिल्की। वाटर जो आपके पास होता है एक इसको क्या कर देता है, मिल्की कर देता है, यानी कि ये भी आपका ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन भी सही है। इट एक्सटिंग्विशेस अ ब्रशिंग मैच स्टिक, ये भी आपका बिल्कुल सही है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बर्निंग मैच स्टिक को बुझा देगा, CO2 जो है उसको बुझा देगा। लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। देखिए रिएक्शन देखेंगे आप, हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जैसे हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ रिएक्शन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनता है। ये आप रिएक्शन देख सकते हैं, ये हमारे पास लाइम वाटर है, ठीक है, यानी कि चूना पानी। तो चूना पानी को जब रिएक्शन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, तो क्या बनेगा, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और साथ में वाटर बनता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा सही है, ऑप्शन 1 भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है। इट डिजोल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट डिजोल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका हमारे पास दिया गया है, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से हम लोग देख लेंगे, हाँ ठीक है, हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। और हमारे पास एक दिया है 4, इट हैज अनप्लीजेंट ऑर्डर, इट हैज अनप्लीजेंट ऑर्डर, यानी ये तो नहीं है हमारे पास। तो हमसे पूछा गया है कि हमें बताइए कौन यहाँ पर सही है, तो हम लोग देखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, गलत हो गया। ऑप्शन 1 2 3 तीनों सही है, ऑप्शन 1 2 3 तीनों सही है। इट हैज अनप्लीजेंट साउंड, ये गलत है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑर्डर होता है वो इतना भी अनप्लीजेंट नहीं होता है, यानी चौथा नंबर नहीं हो सकता। तो पहला दूसरा तीसरा सही है, तो बोलेंगे बी। पहला दूसरा तीसरा कहां पर दिया है, बी में, तो बी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है कि सोडियम कार्बोनेट क्या है, बेसिक सॉल्ट है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट क्या है, बेसिक सॉल्ट है। इसका कारण हम लोग समझेंगे, इसका हम लोग कारण समझेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा सोडियम है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारे पास क्या है, तो बोलेंगे स्ट्रॉन्ग, मतलब ये कैसा सॉल्ट है, तो हम लोग बोलेंगे बेसिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है। तो बेसिक सॉल्ट होने के लिए, ध्यान से सुनेंगे, बेसिक सॉल्ट होने के लिए बेस का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, बेस का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, ठीक है, बेस का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। बेसिक सॉल्ट है यानी बेस का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा दूंगा, ठीक है, यानी बेस अगर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तो वीक बेस वाला ऑप्शन सीधा जय हिंद जय भारत, कहानी खत्म, ये ऑप्शन काट देंगे, वीक बेस है। सी नंबर में दिखा है वीक बेस, यानी ये भी कहानी खत्म है। ऑप्शन आपके पास क्या बचता है, ए और डी।
स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। सोडियम हमारे पास है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना। तो बोला गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है हमारे पास या सोडियम कार्बोनेट है वो बेसिक सॉल्ट है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो वीक बेस को हम लोग काट दिए। अब पूछा गया है कि कौन इसका कारण है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में मिलेंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे तो कैसा सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट, यानी कि ऑप्शन ए बी सी खत्म हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए और वीक एसिड होना चाहिए। इसको हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब इसको हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कैसे। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे कि अगर आपके पास जो एसिड है स्ट्रॉन्ग है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, तो क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता है। क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर मान के चलिए आपका वीक एसिड है या मान लीजिए वीक बेस है तो भी क्या बनता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा। दोनों केस में न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन उसके साथ क्या है, वीक बेस है, तो जो स्ट्रॉन्ग रहता है उसका नेचर होगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी एसिडिक सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट का नेचर क्या होगा, एसिडिक। या मान लीजिए आपके पास वीक एसिड है और क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेस का नेचर स्ट्रॉन्ग है यानी कि बेसिक नेचर का बनेगा। कैसा नेचर बनेगा, बेसिक नेचर का। तो हमें इसी कॉन्सेप्ट का हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग रहेगा नेचर वैसा ही बनता है। एसिड बेस दोनों स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट, एसिड बेस दोनों वीक रहेंगे तो भी न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, ठीक है। चलिए तो इसको आप एकदम नोट डाउन कर लेंगे, यहाँ पे आपके पास काफी इंपॉर्टेंट है, काफी वीवीआई है, ये आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि टूथ इनेमल कंटेन्स कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। टूथ इनेमल में क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे CA3PO4 का होल 2, ये आपका कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपका किसका केमिकल फॉर्मूला हो गया, तो बोलेंगे कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम फॉस्फेट यानी CA3PO4 का होल 2, ठीक है। तो बोला गया है कि जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है टूथपेस्ट में पाया जाता है। अब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर हमारे टूथ के एनिमल में होता है, टूथ के एनिमल, तो ये किस नेचर का होता है, तो बोलेंगे बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। ये मेटालिक सॉल्ट है तो कैसा नेचर का होता है, तो बोलेंगे बेसिक से। एम्फोटेरिक तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। एम्फोटेरिक होने के लिए दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये कैसा नेचर का होता है, तो बोलेंगे बेसिक नेचर का होता है। अगर आपसे इसका एटॉमिसिटी बोल देगा तो एटम की संख्या निकालेंगे तो देखेंगे फास्फोरस 1 है, ऑक्सीजन 4 है, यानी 5 हो गया ब्रैकेट के अंदर में, 5 हो गया ब्रैकेट के अंदर में, होल 2 है तो 5 दूना 10 और 3 गो क्या है, कैल्शियम है, तो एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, 13। एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 13। अगर एटॉमिसिटी इसका पूछेगा तो क्या बोल देंगे, 13 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है कि कैल्शियम फॉस्फेट में जो टूथ एनिमल्स होते हैं उसमें क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, तो इसका नेचर कैसा होता है, तो बोलेंगे बेसिक। और हमने यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि फिश स्विमिंग इन वाटर सी, है ना। अगर हमारे पास एक मछली है जो तैर रही है कहाँ पर, पानी में, वो क्या देखती है, पेड़ पर बैठे हुए एक बर्ड को देखती है, ठीक है। मछली पानी में तैर रही है, पानी में है, और किसको देखती है, पेड़ में बैठी हुई चिड़िया को देख रही है, ठीक है। तो बोला गया है कि बर्ड का साइज कैसा होगा। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास रिफ्रैक्शन, यहाँ पे कौन सी फेनोमेना हो रही है, रिफ्रैक्शन। कैसे, आप बोलेंगे वाटर, तो वाटर क्या है आपका, तो वाटर बोलेंगे यहाँ पर डेंसर मीडियम है। वाटर क्या है, डेंसर मीडियम, ठीक है। वाटर क्या है, डेंसर मीडियम। और हवा यानी जो हमारे पास पेड़ पर जो बैठी हुई मतलब चिड़िया है वो पानी से वहां पे देखा जा रहा है, तो एयर, तो एयर हमारे पास क्या है, तो बोलेंगे रेयरर मीडियम है। एयर क्या है, रेयरर, यानी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ देखा जा रहा है। तो बोला गया है कि बर्ड के साइज में क्या चेंज आएगा। पहला ऑप्शन है कि बर्ड विल नॉट बी सीन, गलत है। जब देख रही है वहां से तो बर्ड तो वहां पे दिखेगा ही, वहां से विल बी सीन एट एक्चुअल डिस्टेंस, गलत है। जहां रिफ्रैक्शन होता है वहां कभी भी एक्चुअल डिस्टेंस पे नहीं दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विल बी सीन एट द लेस डिस्टेंस, कम डिस्टेंस में दिखाई देगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, कम डिस्टेंस दिखाई देगा, ये भी गलत बात है, तो ये हो गया हमारे पास गलत। विल बी सीन एट अ डिस्टेंस मोर देन, यानी ज्यादा दूरी पे दिखाएगा, ये क्या होता है, ज्यादा दूरी में दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है।
कभी कभी क्या होता है कि हम लोग के पास मान लीजिए इस तरह से हमारे पास बीकर है, बीकर में अगर मान लीजिए आप यहाँ पे पेंसिल अगर रखते हैं तो पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है, पानी भरा हुआ है, तो क्या होता है पानी की वजह से हमारे पास देखेंगे पेंसिल पहले क्या होता है रेयर मीडियम में, फिर पानी के अंदर जाता है तो हो जाता है डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल साइज से थोड़ा बड़ा साइज का दिखता है, ठीक है, थोड़ा बड़ा साइज का दिखता है पेंसिल। ये क्या है फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमने यहाँ पे फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन का यूज किया तो बोला कि इसका जो डिस्टेंस होगा वो एक्चुअल डिस्टेंस से थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास पूछा गया है कि द मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, ठीक है, उसका मैग्नीफाइंग पावर पूछा गया है। पावर कितना दिया है 12 डायोप्टर, ठीक है, पावर कितना दिया है 12 डायोप्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला मैं बता दूं, उस पर हम लोग यहाँ बताएंगे। जो मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास का, उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला वो हमारे पास क्या होता है 1+d/f, ठीक है, 1+d/f। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये सिर्फ लेंस का पावर का फॉर्मूला नहीं है बल्कि मैग्नीफाइंग पावर है मैग्नीफाइंग ग्लास का, ये नॉर्मल लेंस का नहीं है। हम लोग यहाँ पे जो मैग्नीफाइंग पावर लिख रहे हैं वो किसका लिख रहे हैं मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे डी क्या होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, डी क्या होता है लीस्ट डिस्टेंस यानी कि 25 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखेंगे ये फॉर्मूला पे हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास पावर कितना दिया गया है 12, पावर हमारे पास कितना दिया गया 12, तो पावर का वैल्यू क्या होता है 1/f, 1/f। तो f हमारा क्या निकलेगा 1/12, 1/12 मीटर में आएगा, ये आएगा मीटर में। तो सेंटीमीटर में लाने के लिए क्या करेंगे 100 से इंटू करेंगे, यानी f का वैल्यू कितना हो गया 100/12, f का वैल्यू कितना हो जाएगा 100/12 हो जाएगा सेंटीमीटर में। अब हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो फॉर्मूला हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, फॉर्मूला हमारे पास जो होता है यहाँ पे m = 1+d/f। तो हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं 1 और d का वैल्यू कितना हमारे पास 25 है, f का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो हम लोग बोलेंगे 100 बाई कितना 12, तो 12 बाई में है तो कहाँ चला जाएगा इनटू में चला जाएगा। ठीक है, अब 25 से काटेंगे 4 बार में कट जाएगा और 4 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, यानी एक पहले से था अब प्लस में 3, तो टोटल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। टोटल कितना आ गया हमारा 4, यानी जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो मैग्नीफाइंग ग्लास का मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 4 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है 4। हमने किस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया m = 1+d/f। m क्या है मैग्नीफाइंग पावर है किसके लिए ग्लास के लिए। ठीक है, d क्या है लीस्ट डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है 25 सेंटीमीटर और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है इन्फिनिटी। ठीक है, अब फोकल लेंथ हमने निकाल दिया था यहाँ पे 100/12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि डिजोल्विंग, ठीक है, बोला गया है कि डिजोल्विंग एन एसिड, एक एसिड को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिजोल्व कर रहे हैं। ठीक है, एसिड को हम लोग क्या कर रहे हैं डिजोल्व, कहाँ पर कर रहे हैं तो पानी में। अगर एसिड है या बेस है, एसिड है या बेस है, अगर इसको हम लोग डिजोल्व करते हैं, ठीक है, एसिड या बेस को हम लोग डिजोल्व करते हैं किसके साथ पानी के साथ। एक ही साथ करें ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है एसिड को हम लोग कर रहे हैं डाइल्यूशन पानी के साथ, या हो सकता है हम लोग बेस को यहाँ पर रिएक्शन करें किसके साथ पानी के साथ। ठीक है, एसिड का या फिर बेस का। तो बोला गया है कि जो रिएक्शन होगा किस तरह का रिएक्शन होगा, तो बोलेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। कारण यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में हीट रिलीज होता है, इसीलिए इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोला जाएगा एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक्जोथर्मिक। और एक्जोथर्मिक को हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए उम्मीद करता हूं कि आज का जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होगा। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 30 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया है। आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि 30 में 30 क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया। ये आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप स्टेट बोर्ड देंगे या सेंट्रल बोर्ड देंगे, इस सारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है। ठीक है, और इसी तरह का हम लोग यहाँ पर वीडियो सीरीज में मिलते रहेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के MCQ, और इसके साथ ही हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे करेंगे फिनिश। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।